गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे तो ज़्यादा गुड आज कुछ नहीं हुआ है, मगर फिर भी चलो कर लेते हैं। यार आज सुबह से नाश्ता नहीं मिला है। हाँ, वो लौंडा गायब है। अभी कहाँ है? ये तो पढ़ाई करता है, बच्चा है। हाँ। आपका लेक्चर नंबर 4 है ना? लेक्चर नंबर 4 है आपका? कंफर्म है? ओके। ये वाई कहाँ से आ रहा है? अब भाई यू बना देता है। लास्ट क्लास की हेडिंग बताना जरा। सेकंड केस राउट्स लॉ का पढ़ाया था ना? ठीक है। देखिए आज पहले ही लेट हो चुका है। शायद आपकी लेट क्लास छुट्टी है। हाँ। हाँ। देखो बच्चों, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। आज हम लोग सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बातें करने वाला टाइम खत्म हो चुका है, पहले ही खत्म हो गया। तो जरा देखो, हेडिंग डाल दो बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये पढ़ाएंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये पढ़ाएंगे। ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन का असाइनमेंट एमपीएस और आरपीएस दोनों विद आंसर की टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। आप करते जाएं, जैसे राउट्स लॉ पूरा पढ़ा दिया है, तो राउट्स लॉ के काफी क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो वाले क्वेश्चन लगा लो। एमपीएस से भी लगा लो, आरपीएस से भी लगा लो। दोनों ही डाल दिए और साथ में आंसर की भी डाल दिए। ठीक है, तो आप लगाइए, जो आंसर मैच ना करे वो पूछिए कि किसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो चलो अब हम लोग उसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, देखिए, अब बस यार 10 मिनट मुझे दो आप लोग। ठीक है, पढ़ाई वाले। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, सिर्फ लिक्विड है एक, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जरा देखो क्या होता है। भाई इधर से बातें नहीं करो यार, इतना टैलेंट कहाँ से ला रहे हो कि बातें भी कर लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे, समझ भी लोगे, और फिर लास्ट में पता चलता है टैलेंट में गड़बड़ थी, सिलेक्शन नहीं होता है ना? तो जरा देखो, हमने क्या किया, एक बंद कंटेनर में लिक्विड डाल दिया। ठीक है, एक बंद कंटेनर में हमने ये लिक्विड डाल दिया है, प्योर लिक्विड है, मतलब मिलावट नहीं है, मतलब इसमें और कुछ नहीं मिलाया गया है। जैसे सिर्फ प्योर वाटर ले लो, प्योर अल्कोहल ले लो, प्योर बेंजीन ले लो, ऐसा कुछ। अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया। हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट कर दिया। ये देखो,
ये हमने इसको हीट कर दिया। अब जब हीट करोगे तो वेपर बनेंगी, ऐसे वेपर बनना स्टार्ट हो गई, ये आ गई वेपर। क्लियर? अच्छा, इस कंटेनर के बाहर कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है कि नहीं? इस बॉटल के बाहर कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। उसी तरह इस कंटेनर के बाहर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने इसमें लगा दिया थर्मामीटर। जैसे ये चेक करता रहे इसका बुखार कैसे कैसे बढ़ रहा है ना? तो ये देखो मैंने इसकी नोक बना दी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए इसके पॉइंटर। अब हम एनर्जी देते जाएंगे, वेपर बनती जाएगी। तो एनर्जी देते जा रहे हैं, वेपर बनती जा रही है, तो वेपर का प्रेशर आता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर बढ़ेगी, वेपर बढ़ेगी तो वेपर का प्रेशर बढ़ेगा, है ना? हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर बढ़ती जा रही है, वेपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वेपर बढ़ती जाएगी, वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना? अभी बराबर तक पहुंचे, ज्यादा भी हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हो गया। जिस समय हमने बैरोमीटर में देखा कि यार ये जो वैल्यू आ रही है यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है, उस समय हमने थर्मामीटर को भी देखा कि यहां टेम्परेचर कितना शो कर रहा है। जो टेम्परेचर इस समय आएगा वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा, है ना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये जो वेपर है इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो रीडिंग दिखाएगा वही होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? अब इसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। एट दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर of liquid is equal to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है? इसके बराबर होना। और इन जनरल ये कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर या mmHg। तो अब जरा इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। हमें काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम इतना सा है कि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना, है कि नहीं? मान लो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो कम वेपर बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम बराबर करना है और कुछ नहीं है। अब मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो फिर ज्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि बराबर तो करना ही पड़ेगा। जब वेपर प्रेशर बराबर होगा तब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो हमें क्या करना है? इसके बराबर करना है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, मान लो ज्यादा हो गया कहीं से, तो हमें ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी। कम होगा तो कम वेपर बनानी पड़ेगी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं का ज्यादा है तो ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, और ज्यादा वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर दोगे। यदि कहीं का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो कम वेपर बनानी पड़ेगी, और कम वेपर बनाने के लिए कम टेम्परेचर दोगे। इत्तेफाक की बात है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है
और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो यार आप सभी बच्चे जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो जाता है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट को आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चलते हो कि यार किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। आपसे मैं जब भी वाटर का पूछता हूं आप 100 बोल देते हो, जबकि वो डिपेंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या है, हमारे घर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, तुम्हारे घर में भी 1, यहां पर भी 1। तो सब जगह का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो सब जगह उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है, मगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जरा प्रेशर बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बताओ कितना होगा। तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 180 pm। तो अब यहां पर ये पॉइंट जो है हल्का नहीं है, ये यूज होगा क्वेश्चन में। कैसे, यदि कोई क्वेश्चन वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है, इसका मतलब वहां प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर आपको पहले से पता है। किसी के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होता है, किसी के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होता है, 1। तो हर एक का बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता है और ना बताया जाता है, मगर वाटर तो स्टैंडर्ड है, उसका तो पता होता है। तो जब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं देगा। अब वो आपको पकड़ना पड़ेगा कि यार ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्वेश्चन चल रहा है, इसका मतलब हमें प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले से ही दिया है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात समझ पा रहे हो। तो ये जो लिखा है इसको हल्के मत लेना, वो यूज होगा क्वेश्चन में, है ना। कि यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे चल रहा होगा तो वहां पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर वो नहीं देगा, आपको पकड़ के चलना है कि नहीं यार वहां तो प्रेशर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन। तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम समझ पाए क्या, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस समय जो उसका टेम्परेचर है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब तुमने कहा कि सर ये आपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, इसी को ग्राफ के फॉर्म में लिख के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, इसी चीज को अब हम ग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हैं, जरा देखिएगा सब लोग। अब यही बात ग्राफ के थ्रू बताई जा रही है, डिट्टो यही अभी लैंग्वेज के थ्रू चल रही थी, अब इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो इसका ग्राफ बना देता हूं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक एक्स एक्सेस पकड़ लिया, एक वाई एक्सेस पकड़ लिया। वाई एक्सेस पे क्या है, वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सेस पे क्या है, टेम्परेचर है। अब ये वाली लाइन हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, ये वाली लाइन हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बना दी कि यहां पर वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब ये किसकी लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, और वो कांस्टेंट होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी चेंज होता है। गर्मी होती है तब भी हमारी बॉडी पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, सर्दी होती है तब भी 1 लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज थोड़ी आता है, वेपर प्रेशर में चेंज आता है, क्योंकि लिक्विड का अमाउंट बहुत छोटा है तो टेम्परेचर पे इंपैक्ट मारता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये इतना बड़ा है कि छोटा मोटा टेम्परेचर उस पर फर्क ही नहीं डालता है। इसीलिए देखो अभी टेम्परेचर कम चल रहा है मगर हम लोग के ऊपर प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। गर्मी आएगी टेम्परेचर जस्ट डबल हो जाएगा, अभी 20 के आसपास होगा, 13-14 होगा शायद, उस समय 34-35 चल रहा होगा, फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ही लग रहा होगा। और जबकि हम पढ़ा के आए कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो वहां वैल्यू बहुत छोटी है तो इंपैक्ट आता है। तो गौर सुनिए, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन ये है। अब आपने क्या किया था, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कब, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो उस समय जो टेम्परेचर था उसको नाम दे दिया गया बॉइलिंग पॉइंट। तो अब वही काम देखो हम करके दिखा रहे हैं। देखिए इधर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना। थोड़ा सा कर्व बना दे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, यहां पे पहुंच गया। अब जब यहां पे पहुंचा तो जरा बताओ ये क्या मेंशन कर रहा है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर, वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर की है ना। तो इस जगह पे वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी इतनी है, तो दोनों यहां पे क्या है, दोनों बराबर है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है। और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होते हैं तो उस टेम्परेचर को, तो अब जरा चेक कर लिया जाए कि वो टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर है, वो चेक कर लिया जाए वो टेम्परेचर क्या है, ये यहां से लेके यहां तक वो टेम्परेचर है। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। जो बात आपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी थी वही बात ग्राफ के फॉर्म में लिख दी कि भाई मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर जाके दोनों बराबर हो गए। और जैसे ही बराबर हो गए उस जगह चेक किया टेम्परेचर कितना है, और जो टेम्परेचर है वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हो गया। तो एक बार लैंग्वेज के फॉर्म में, एक बार ग्राफ के फॉर्म में। क्लियर हो गई यहां तक बात। अच्छा बच्चों ने कहा सर, मैंने कहा हाँ, बच्चों ने कहा सर एक और हेडिंग पढ़ी है, वो क्या, देखो अब मैं उसी में पढ़ा रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम लोग प्योर लिक्विड पढ़ रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को ही कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखो हमारा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट कैसा था, वेलेटाइल नेचर का, तभी तो वेपर प्रेशर आ रहा था, नहीं तो क्यों आएगा। अभी तक हम प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर वो पढ़ रहे थे ना, बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, मतलब जैसे हमने पानी लिया 2 चम्मच शक्कर डाल दी, या पानी लिया 2 चम्मच नमक डाल दिया। तो अभी हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, अब 2 चम्मच शक्कर डाल दी तो सॉल्यूशन बन गया, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जरा देखो आपने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो अब ये दोनों मिलके बन गए क्या, सॉल्यूशन। अब हम इसकी बात कर रहे हैं और इसके बारे में सब जानते हो, देखना अभी आप हमसे पहले बताओगे और जल्दी बताओगे। देखिएगा पहला पॉइंट, क्या ये बात मैं लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। कल ही आप लोगों ने मुझे पढ़ाया था ये बात, है कि नहीं, तो मैंने याद रख ली कि नहीं, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अच्छा यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, आपने कहा था बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक क्लास पहले, दो क्लास पहले पढ़ाया था आपने ये बात, सैटरडे को आप लोगों ने बताया कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट में ये रिलेशन होता है। अब आप देखते जाओ और समझाते जाओ मुझे। देखो आपने कहा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, आपने ये भी कहा कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दो इक्वेशन को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कम होगा, क्यों, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो वेपर प्रेशर किसका कम है, सॉल्यूशन का, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का। तो ये बात मैं लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा, बताओ भाई। जो आपने मुझे 2 दिन में पढ़ाया उसी को बस कंक्लूड किया मैंने। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, कल का डिस्कशन। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लास्ट टू लास्ट क्लास का डिस्कशन। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब वेपर प्रेशर इसका कम है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है कि नहीं। अच्छा इससे एक बात प्रूफ हो गई कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है,
वेपर प्रेशर घटता है मगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि नहीं? यहां तो हो गया। इसका मतलब मैं ये बात लिख दूंगा तो कोई बुरा थोड़ी मान पाएगा। भाई जो आपने लैंग्वेज में मैथमेटिकल लिखा है ग्रेटर देन और लेस देन, उस चीज को मैं लैंग्वेज में चिपका दे रहा हूं। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, है कि नहीं? ये और ये एक ही बात लिखी है, ये और ये एक ही बात लिखी। तुमने कहा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो यही तो लिखा है। अब क्यों ज्यादा है? तो भाई हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सोल्यूशन बना, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया। यहां तक ठीक है। अब बच्चों ने कहा सर यार ये तो ठीक है ज्यादा है, मगर कितना ज्यादा है ये भी तो बताओ, कितना ज्यादा है? अब आ गई बात क्वांटिटेटिव अमाउंट की, बात आ गई कि भाई ज्यादा कितना है। तो मैंने कहा ठीक है यार इसका भी कुछ कर लेते हैं। अब देखना, आपको सब आता है, मुझे बस लिंक करना है। यदि मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाऊंगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना, यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज? डिक्रीज। कल पढ़ाया है, लिखाया है, ध्यान है सबको? सॉल्यूट मिलाते चले जाओगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो रिलेशन भी कराया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब तुम जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाते चले जाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे, तो जब तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों ने कहा कि सर ये बात तो हमें पहले से पता है, आप फालतू में परेशान हो रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन। क्लियर है? कोई नई बात तो लिखी नहीं है। अभी तक तो जुगाड़ी चल रहा है, परसों नरसों के जुगाड़ को ही सेट कर रहे हो, कोई नई बात तो पढ़ा ही नहीं रहा। यहां तक ठीक है? क्लियर है? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, अब सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट ही बताया जाता है। आप जितनी भी डिफिनीशन पढ़ते हो यही तो बताते हो, इतने मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इतने ml ऑफ सॉल्यूशन, इतने मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना? तो कंसंट्रेशन किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब आपको वही कंसंट्रेशन निकालना है जो आप आज तक निकाल के आए हो, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना? अब उसमें से कौन सा यहां सेलेक्ट किया जाएगा अभी वो बता दूंगा। अच्छा यहां तक ठीक है? यहां तक तो कोई रहता नहीं फैला है, सही चल रहा है मस्त। तो बस अब मैं खत्म करने वाला हूं इस हेडिंग को, इतनी ठीक है? अच्छा अब देखो, आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है। तो आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो किसी ने कहा कितना बढ़ता है, तो मैंने कहा देखो कितना बढ़ता है। ठीक है, ये देखिए आप डेविएशन निकालोगे, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इतना ही तो बढ़ेगा भाई, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, वो चेंज हो सकता है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा तो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? यहां तक ठीक है? भाई कितना बढ़ रहा है तो कितने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे ना। भाई पहले प्योर लिक्विड था, बॉइलिंग पॉइंट 100 था, प्योर वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 2-4 चम्मच शक्कर डाली, बॉइलिंग पॉइंट 105 आ गया। अब मैं पूछूं कितना बढ़ गया तो क्या करोगे? 5 बढ़ गया, मग कैसे निकाला? 105 माइनस 100, 105 किसका है? सॉल्यूशन का, 100 किसका है? सॉल्वेंट का। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया है, जो आप लोग बिना लिखे कैलकुलेट कर लेते हो वो मैंने लिख दिया, क्योंकि कमजोर हूं थोड़ा सा तो मैंने लिख दिया। आपने देखो कहीं लिखा कुछ, अपने आप कर लिया कि भाई सॉल्वेंट था 100 डिग्री था, जब आपने 2-3 चम्मच शक्कर डाल दी तो बॉइलिंग पॉइंट 105 है, तो कितना बढ़ गया? तो तुमने कहा 5 बढ़ गया। मगर कमजोर आदमी लिख लिख के करता है,
तो मैंने लिख के दिखाया कि कितना बढ़ गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू, डेल्टा टीबी मतलब कितना बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? अच्छा देखना कितना टैलेंट है आपके अंदर। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा ही 100 बताते हो ना, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग बताते हो, ये तो कांस्टेंट है। अब बताओ यदि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, है कि नहीं? यहां कंफर्म है? यदि मैं ये बात लिखूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा तो डेविएशन बढ़ता जाएगा। भाई 2-3 चम्मच और डाल दिए, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 110 हो गया, तो आप बताओ कितना बढ़ गया, 10। तो पहले 5 था, अब 10 हो गया। मगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 है कि नहीं? पूरी बोरी डाल दी तो मान लो 150 पहुंच गया, तो कितना बढ़ गया, 50। तो देखो कितना है, वो 100 है, मगर सोल्यूशन 150 हो गया तो डिफरेंस आ गया 50। हाँ, तो जितना ज्यादा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ बेटे, एक मिनट, हाँ क्या, हाँ देखो इस जगह क्यों कह रहा हूं, जितनी केमिस्ट्री तुम्हें आती है, जितनी केमिस्ट्री हमें आती है, वो सिर्फ वाटर सॉल्वेंट पे आती है। यदि सॉल्वेंट को आप चेंज कर दो ना, तो जितनी केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं उसमें से आधी से ज्यादा केमिस्ट्री गलत हो जाएगी, मतलब वो फर्जी हो जाएगी, जीरो का मल्टीप्लाई लग जाएगा। जैसे आप सब कहते हो कि एस्टिक एसिड वीक एसिड होता है ना, फ्रीक्वेंटली हम भी बोलते, तुम भी बोलते, पूरी ऑर्गेनिक में चलता है, पूरी फिजिकल में चलता है जब आएगा। ये वाटर में है, अमोनिया सॉल्वेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एस्टिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमोनिया सॉल्वेंट। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन करता है तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो जो भी कुछ चलेगा हमेशा वाटर में ही चलेगा, क्योंकि वही साइंस हम लोग को आती है। जरा सा चेंज हुआ तो कुछ भी हो सकता है, घटना घट सकती है, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है ना, वाटर में ही चलेगा। और किसी सॉल्वेंट में चलेगा भी तो दे देगा वो, मतलब सारी चीजें फिर देगा, नहीं तो ना तुम कर पाओगे ना हम। मान लो कोई दूसरा सॉल्वेंट दे दिया तो बॉइलिंग पर ना तुम्हें पता ना हमें पता, है कि नहीं? तुम चीजें निकालेंगे कैसे? तो सब कुछ वाटर में ही चलेगा। अच्छा यहां तक ठीक है। अब देखो खेल हो रहा है, आपने कहा किधर का, इधर का, कि यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। फिर आपने मुझे पढ़ा दिया कि डेल्टा टी भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल है। तो यदि मैं ये लिखूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कंसंट्रेशन। बताओ भाई, आपने मेरे को बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल है, तो भाई डेल्टा टी बी कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल हो गया। सही है? और सिंपल सी बात है, तुम सॉल्यूट मिलाते जाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ता जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो बढ़ना घटना ही नहीं उसको। तो ये बात सही है। अच्छा, प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन दोनों जनरल टर्म्स हैं, तो अब इसको जरा रेगुलर टर्म में लाते हैं। तो बच्चों ने कहा सर कौन सा कंसंट्रेशन, हमने कहा मोललिटी। अब कंसंट्रेशन कौन सा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट चाहिए आपको, के बी। ओए कहां गया, ये देखो के बी क्या है, कांस्टेंट है। के बी जो है एलिवेशन कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं इबियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी एक खास बात होती है, क्या, वैल्यू ऑफ के बी ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब इसको सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। यदि सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी।
सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूट आप चेंज करते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो गया केबी एम। हाँ पूछो पूछो, नहीं मतलब कुछ पूछना पूछ डालो, नहीं पूछोगे गुस्सा सुबह सुबह। अच्छा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, ठीक है। केबी क्या है, केबी एक एलिवेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सिर्फ सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। उसका रीजन है सॉल्वेंट ही अकेले वेपराइज हो रहा है, और सॉल्वेंट और के बीच में ही इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूट के बीच में इक्विलिब्रियम है ही नहीं। क्या सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और वेपर के सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, अब तुमने कहा सर जो लैंग्वेज में आपने लिखा है इसको ग्राफ में डालो। लैंग्वेज में तो सारा सेट हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने क्या सेट कर दिया कि भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी की वैल्यू आई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी ने कहा कैसे निकालोगे, तो हमने कहा जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा और उतना ही ज्यादा डेल्टा टीबी होगा, और एक फार्मूला बना दिया गया। क्लियर हुई। अब इस चीज को ग्राफ में ले जाओ, तो देखो ग्राफ अपने आप बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का। क्यों, प्योर लिक्विड क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। अब आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो देखो वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर की, तो जो सॉल्यूशन का ग्राफ स्टार्ट होगा वो इस लाइन के नीचे से होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। यदि आपने सपोज करो ऐसे कर दिया, तो देखो डरना नहीं, ये वर्टिकल लाइन, अब आप देखो जरा इसको पढ़ के सुनाओ। इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, सॉल्यूशन का इतना है, तो सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो यहां कुछ लिखा है यहां कुछ और चल रहा है ना। इसका मतलब लाइन ऊपर से जा ही नहीं सकती है। यदि लाइन ऊपर से खींचते हो इसका मतलब आप गलत थ्योरी लगा रहे हो, है कि नहीं। वहां बता रहे हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और यहां बता रहे हो ज्यादा है, तो इसलिए लाइन कहां से जाएगी, नीचे से। अब नीचे से जाएगी तो बस ऐसे ही खींच दो रफली, जाके यहां कट कर गई। ये किसकी है, सॉल्यूशन की। अब बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यहां पे क्या हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो इस जगह जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेपर किसकी है, सॉल्यूशन की है। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया डेल्टा टीबी सॉल्यूशन, और इसके बीच का ये गैप ये डिफरेंस हो गया, तो ग्राफ भी बन गया, है कि नहीं। उसी में इसका भी ग्राफ बना दिया, तो जो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा उसको ग्राफ के फॉर्म में भी छाप दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार रिवाइज मार देता हूं, ठीक है। क्या बताया, पहले बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का बताया, और ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूं इसी चैप्टर के अंदर, एक बार और पढ़ा चुका हूं, इसी वजह से शायद जल्दी भी हो गया, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे नहीं, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हो। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय लिक्विड का जो भी टेम्परेचर है वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब हमें उतनी वेपर बनानी है जितने से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, है ना। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, कम होगा तो कम वेपर बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट वैल्यू है। वाटर के केस में हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमेशा कितना होगा, इतना। तो किसी के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है, वो कितनी होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर मैंने कहा कि यार किसी ने यदि इसमें सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के इसको सॉल्यूशन बना दिया, तो क्या होगा। तो सॉल्यूशन बनाने पर क्या हुआ, मैंने 2-3 बातें लिखी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं।
कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो किसी ने पूछा यार कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हो गया, तो उस ज्यादा को हम लोगों ने लिखा डेल्टा टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब डेल्टा टीबी सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा डेल्टा टीबी होगा, और उसको हमने निकाल लिया। ठीक है, आपने देखो कोई क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, आपको भी नहीं करना है। जब तक वांट ऑफ फैक्टर नहीं पड़ जाएगा तब तक इन 4 हेडिंग के क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम। एक बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ठीक है, और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे मगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो आप बुकों में फार्मूला पढ़ते हो, जैसे ये फार्मूला, ये फर्जी है, ये 2 केस पे लगेगा, 4 पे नहीं लगेगा। यदि तुम्हें इसको लिखने की आदत आ गई तो तुम झोंक में यही लगा रहे होगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं ये लिखने की आदत डालना नहीं चाहता किसी बच्चे की, कि हर बच्चा जब भी फार्मूला लिखे तो विद वांट ऑफ फैक्टर लिखे। और यदि मैं इस पर क्वेश्चन करा दूंगा तो तुम्हें लगेगा यार ये फार्मूले पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इस पर कोई नहीं करा रहा है। इकट्ठे फिर 10-15 क्वेश्चन कराएंगे। अब आप छाप डालो जो भी इसमें छापना चाहते हो। हाँ बेटे, हाँ हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स वैल्यू होती है ना। टेम्परेचर नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो वेपर प्रेशर बढ़ती चली जाएगी, हाँ एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाती है तभी तो पिस्टन ऊपर जाता है। आप लोग तो हजारों क्वेश्चन फिजिक्स में किए हैं, केमिस्ट्री में भी मैं अभी बताऊंगा। भाई यदि अंदर का प्रेशर ज्यादा नहीं है तो पिस्टन ऊपर जाएगा कैसे? तो वो तो नॉर्मल केस है, कांस्टेंट कहां हुआ? ग्राफ थोड़ी कांस्टेंट है, प्रेशर की लाइन कांस्टेंट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज, तो फिर इसीलिए नहीं चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, वेपर प्रेशर की लाइन थोड़ी ना है। वेपर प्रेशर की लाइन तो ये वाली है ना। हाँ बात समझ रहे हो ना? हाँ बेटा, प्रेशर कुकर में प्रेशर भरने से, अरे ना मुन्ना, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर भरने से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता है। वो यहाँ ये क्वेश्चन होगा कि ऊंचाइयों पर जाने पर, ठीक है, सीटी जल्दी क्यों आती है, या हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, है ना। हाँ चिकन जल्दी क्यों पकता है, मतलब जो भी कुछ पका लो आप, ख्याली पुलाव भी पका सकते हो। तो देखो यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। अब जब आप ऊंचाई पे जाओगे ना, ऐसा नहीं कि पहाड़ों पे जाओ यहीं से सीधे वो ऊपर चढ़ जाओ। अब यहां से तुम ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, इसलिए वो पहाड़ों पे भेजते हैं कि वहां पे जगह है चढ़ने की। तो जब वहां जाओगे तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, है ना। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो इसका मतलब आपको बॉयल पानी जो है जल्दी बॉयल होगा। और पानी जो खाना बनता है वो पानी से नहीं उबलता है, मतलब पानी से नहीं पकता है, उसकी वेपर से पकता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लैटेंट हीट वेपर की बहुत ज्यादा होती है वाटर की, तो उससे खाना पकता है ना। और प्रेशर कुकर में इसलिए बनाते हैं कि वेपर बनी रहे, उड़ ना जाए। अब भाई जितनी ज्यादा वेपर उतनी जल्दी खाना पकेगा। आप जो आपका तसला है ना, और उसमें जो आप वो लगाते हो ऊपर से रखने के लिए, क्या बोलते हो उसको, ढक्कन। अब यदि उस ढक्कन ने कुकर से ज्यादा वेपर बना दी
तो उसमें जल्दी पक जाएगा, मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से सील होता नहीं है। और प्रेशर कुकर आपका पूरी तरह सील होता है, एक बूंद भी वेपर बाहर नहीं जाने देता है। तो जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतनी जल्दी खाना बनना है, बस कॉन्सेप्ट ये है। अब वो चाहे तुम्हारा कुकर हो चाहे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो, है ना। चलो बस अब खाना बना लिया है, अब आओ आगे बढ़े, छापो। अब खाना ही बनवा डालोगे हैं। कुक, हाँ किधर हो, हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हो तुम, तो कुछ भी कर सकते हो। इतना टैलेंट हर एक के पास थोड़ी ना है जितना तुम्हारे पास है। बार में 1.01325 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01325 बार। इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, लगभग हम लोग बराबर मान के चल रहे होते हैं, 1 के बराबर। केमिस्ट्री नहीं आता, फिजिक्स का मुझे पता नहीं। हाँ बेटा, हाँ हम्म, छप गया, नहीं छपा तब भी हेडिंग डाल लो फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आप अपना टाइम का यूज करते रहो, नहीं तो तुम पूरे दिन छापते ही रहोगे, मेरे साथ साथ छापते रहा करो, मैं बहुत धीरे धीरे तो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी को भी बढ़ाना है, दोनों काम करने। छाप छाप लो। वाटर का क्या कह रहे, केपी केबी वो देगा क्वेश्चन में। वैसे वाटर का केबी 0.54 होता है, मगर वो क्वेश्चन में देगा, उसको याद रखने की हमें जरूरत नहीं है। तो राउट्स लॉ में पहुंच जाएंगे ना, है ना। वो वही करेगा जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हारी तरह उसके अंदर भावनाएं थोड़ी ना है कि नहीं। अब कोई कहते सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल हो, तो हम कह रहे दोनों नॉन वोलेटाइल हो, तो का आंसर थोड़ी ना है कि नहीं। वो वही चीज देगा जो तुम कर पाओ। साइंस तो क्या है, बहुत बड़ी है। अब मान लो किसी ने कहते सर सॉल्वेंट वाटर की जगह कुछ और दे दे, तो तब तो कुछ भी हो सकता है। और यदि ऐसा हो रहा होगा तो मैं करा रहूंगा ना, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हो। अच्छा लास्ट लाइन छाप लो। ये केमिस्ट्री वाली है कि फिजिक्स वाली कॉपी है। हाँ नहीं वो मुझे पता है, गैसीय स्टेट में मैंने पढ़ाया होगा, गैसीय स्टेट में बैरोमीटर पढ़ाता हूँ ना। हाँ मगर अब बैरोमीटर की जरूरत नहीं, गैसीय स्टेट में पढ़ा देता था। वैसे तो बैरोमीटर फिजिक्स में होता है, मगर मैं पढ़ा इसलिए देता था, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता था। अब गैसीय स्टेट चैप्टर ही हट गया है पूरा आपके यहाँ से। तो आप मेरे साथ नोट भी करते रहो, क्योंकि बहुत आराम आराम ही लिखता हूं मैं, और 4 ही लाइनें लिखता हूं, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है अपने को। आप बस मेन मेन पॉइंट समझो, मतलब कैसे किया जाता है। आप देखो कनेक्टेड रहेगा ना आपको, तो आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। कनेक्टेड नहीं रहेगा तो दिक्कत है। तो पहले खुद समझ में आएगा, तब खुद समझ में आएगा। छप गया है। अब देखो यार, फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं, अब उस पर आते हैं। कोई डेफिनेशन बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट की। हाँ वेरी गुड, और बताओ। देखो आपने प्रयास किया, मैं उसको मानता हूं, अब सही है या गलत वो तो मैं बताऊंगा। भाई यदि मैं बच्चे से सही की उम्मीद कर रहा हूं, तो फिर मैं पढ़ाने किस लिए आया हूं। तो यदि वो सही बता देता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, मगर नहीं भी बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मेरे साथ साथ छापते रहो, नहीं तो फिर कहोगे कि लो। आप समझ में आएगा, टेंशन ना लो, तुम छापते रहना। हाँ कहानी को स्टार्ट करते हैं, दूसरे फेज की कहानी स्टार्ट। अब देखो
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, तो देखो मैंने क्या किया, एक खेल खेला। खेल क्या है जरा समझो। मैंने वाटर को लिक्विड के फॉर्म में ले लिया ऐसे, ये वाटर को ले लिया है लिक्विड के फॉर्म में। भाई आवाज नहीं करो यार, इतनी ताकत मेरे पास नहीं है, बहुत कम एनर्जी मेरे पास रहती है। बहुत पुरानी इमारत है, किसी तरह से बस टिकी हुई है, समझ रहे हो ना? लगेगा नहीं क्योंकि टिकी हुई है। देखो बच्चों, अगले साल 90 का हो जाऊंगा, 90। और क्या, आप जरा देखो, आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो आपको भी सिखाऊंगा कि इमारत टिकती कैसे। अच्छा, आ जाओ। हाँ बेटा, आइए आइए पढ़ लीजिए। हाँ, 90 के एज में कान में थोड़ी आवाज आती है, शांति से करोगे तब आवाज आएगी। देखो, ये दूरबीन लेके क्यों टहलता हूँ, 90 के एज में दिखता थोड़ी, तब दूरबीन लगा दो तब दिखता है, अच्छा ये लड़का है, नहीं तो समझिए नहीं। अच्छा, मजाक खत्म करते हैं, पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या लिया, एक वाटर लिया, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और वाटर को ही हमने सॉलिड फॉर्म में ले लिया, आइस फॉर्म में। एक कंटेनर में वाटर लिक्विड ले लिया, दूसरे कंटेनर में क्या किया, एक बर्फ की सिल्ली रख दी छोटी सी काट के, है ना, ऐसे रख दिया। अब जरा देखिए हो कर रहा है। अब भाई ये लिक्विड वाटर है तो ये तो वेपर बनाता है, तो इसकी वेपर बनी। अब वेपर बनेगी तो वेपर का प्रेशर आएगा, तो भाई ये आया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वाटर लिक्विड, है कि नहीं? अच्छा ये क्या है, आइस है, तो 100 200 400 मालिक्यूल ऊपर नहीं आएंगे, मगर एक आध तब भी वेपर के फॉर्म में आ ही जाएंगे। तो ये एक आध मालिक्यूल आ गया, ये लो, ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। आप देखते हो, यदि आप कहते हो कि मैंने इसमें वो बर्फ की सिल्ली डाल दी है, मगर उसमें बर्फ के साथ साथ कुछ पानी तो रहता ही है ना, क्योंकि वो पिघलता रहता है। तो इसी तरह से उसमें दो चार बूंद, दो चार मालिक्यूल वेपर भी होगी। वो बात अलग है कि उस प्रेशर को हम निग्लेक्ट मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि लिक्विड के कंपेयर में बहुत कम है, तो कहते हैं हटाओ यार छोड़ो, इसीलिए किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर तुम मानते नहीं हो, मगर अब डिफिनीशन की बात है तो माना जाता है। तो देखो क्या किया, मैंने वाटर लिक्विड लिया, उसका वेपर प्रेशर है, वाटर का ही सॉलिड फॉर्म लिया, उसका वेपर प्रेशर है। अब जरा देखना डिफिनीशन क्या है। अब क्या करना है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, हमें इनको बराबर करना है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसी लिक्विड का सॉलिड है ये, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उसी लिक्विड के सॉलिड के। अब उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। इसी को नाम दिया जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इसमें क्या होता है, एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is equal to is equal to vapor pressure of its solid form
सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये होगा कैसे? बराबर हो जाता है ये तो ठीक है, मगर करोगे कैसे? कहानी यहां पर भी है ना। तो पहले तो डिफिनीशन आई, तो डिफिनीशन क्या है कि जब जो दिख रहा है उसी को बस बोल देना है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो भी टेम्परेचर है उसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। अब इसका बनेगा कैसे और ये होगा कैसे? सिंपल सी बात है, आप समझ गए होगे। इसकी वेपर कम करनी है क्योंकि बराबर करना है ना, तो इसका वेपर प्रेशर आप कम करोगे, इसका मतलब इसको हमें ठंडा करना चाहिए। अच्छा, इसकी वेपर बढ़ानी है तो इसको थोड़ा गर्म करोगे, तो इसको गर्म करते जाएंगे, इसको ठंडा करते जाएंगे, एक समय आएगा कि दोनों की रीडिंग सेम आ रही होगी, और जहां सेम आ रही होगी उस समय देख लेंगे भाई इसका टेम्परेचर क्या है, दोनों का सेम ही टेम्परेचर आएगा क्योंकि वेपर सेम बन गई है। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ के फॉर्म में भी करना है तो डिफिनीशन एक बार और बता देता हूं क्योंकि इसकी डिफिनीशन बच्चों को याद नहीं रहती है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब यार इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है, ये तो लैंग्वेज के फॉर्म में आ गया, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो भाई टीएफ से कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, है ना। अब हम लोग अगले पेज पे चले तो थोड़ा छाप डालो, ठीक है। अब यार इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें कि ग्राफ बनेगा कैसे, क्योंकि यहां पर हमें जो कहा है वही करना होगा वहां पर भी। तो देखना ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, बहुत इजी है। इसका घर में टेम्परेचर हम कैसे घटाते हैं? हाँ, बस फ्रिज में करोगे, एटमॉस्फेयर जैसे एसी चलता है तो आपकी बोतल का भी टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो बस एसी चला देंगे इसके अगल बगल, है ना। इसको इस कमरे में रख लेंगे, उसको उस कमरे में रख लेंगे, ऐसा थोड़ी दोनों एक दूसरे को देखेंगे तभी वेपर प्रेशर कम ज्यादा होगा, है ना। इस कमरे में रखा, एसी चला दिया मान लो, वैसे तो वहां बड़े बड़े वो होते हैं फ्रीजर, मगर फिर भी एसी मान लो आप देसी भाषा में कि एसी चला दिया तो टेम्परेचर कम होने लगेगा। उसको अपना दूसरे कमरे में रखा है, उसमें हीटर चला दिया, भट्टी चला देंगे अगल बगल, हाँ धीरे आग मत लगा देना, ठीक है। अब जरा देखो, जो चीज हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम ग्राफ के फॉर्म में भी लिखते हैं। कमजोर लोग हैं, है ना, केमिस्ट्री में यही होता रहता है, लैंग्वेज में लिखो, फिर ग्राफ में लिखो, फिर फार्मूले के फॉर्म में लिखो, अब फिर क्वेश्चन करिए। मतलब बच्चों के लिए ही बनी है कि भाई किसी ना किसी से समझ जाओ आप। उनको पता था कि ये समझने में दिक्कत आएगी बच्चों को, तो उन्होंने एक चीज को 3 बार लिखा, जैसे कम से कम किसी एक तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो अब यहां पर हमने क्या लिखा, वेपर प्रेशर, यहां पे क्या लिखा, टेम्परेचर, ठीक है। अब एक एक करके ग्राफ खींचते हैं। पहला क्या है भाई, इसको ठंडा करना है, इसको गर्म करना है, तो जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ तो वही बिल्कुल सोल्यूशन जैसा चलेगा जैसा अभी गया था। देखो मैं खींच रहा हूं, सॉलिड वाला खींच रहा हूं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा, ये सॉलिड का हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट। किसी को बुरा तो लगा नहीं, क्योंकि उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो डायरेक्शन इधर जा रही है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, अब दूसरे वाले का करना है। यहां पे तुम क्या बता रहे थे कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा क्योंकि टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो जब टेम्परेचर कम कर रहे हो तो टेम्परेचर इधर कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे आएगा। ये बात तो समझ रहे हो ना, ग्राफ इधर से क्यों आएगा, क्योंकि अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने का मतलब यूं जाना ना, क्योंकि ये 0,0 है, ऐसे जाएंगे। तो देखना टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा,
तो अब मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, जैसे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये लाइन, अब देखो ये ऐसे है, अब ये किसका है, सॉल्वेंट लिक्विड। अब मैं इसको ठंडा कर रहा था ना, इसका टेम्परेचर कम कर रहा था, तो डायरेक्शन ऐसी होगी, कहीं ना कहीं कट करेंगे। जहां कट कर गए वहां जरा बताओ मैथमेटिकली क्या हुआ। इसका मतलब यहां पर इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर सेम हो गया है कि नहीं, कोऑर्डिनेट सेम हो गए। तो वर्टिकल लाइन की हाइट देखो दोनों में सेम आएगी इस पॉइंट पे, चाहे व्हाइट वाले की नापो और चाहे पिंक वाले की नापो, सेम आएगी कि नहीं आएगी। तो बस इस जगह जो टेम्परेचर है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये हमारा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बताओ ग्राफ में कोई टेंशन आई, समझ पाए ना ये कैसे बनाया है, ठीक है। एक को ठंडा किया था, एक को गर्म किया था, जिसको गर्म किया वो ऊपर की ओर भागेगा, जिसको ठंडा किया वो नीचे की ओर आएगा, कहीं ना कहीं कट कर गए। यहां सही है, सॉल्वेंट का खत्म हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ग्राफ के फॉर्म में भी हम लोगों ने लपेट लिया। अब वापस आते हैं, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, सोल्यूशन। तो देखो अब हमने बात की फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, अब हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये कैसे होता है, बस अब 2 सेकंड आप लोग कहानी को समझिएगा कि कहानी में हुआ क्या है। देखो वही कर रहे हैं, सॉल्वेंट लिया था, वो कैसा था, वेलेटाइल। आपने इसमें क्या किया, नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, आपने इसमें नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जो वेपर नहीं बना रहा है, और मिलके बना लिया सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत, वही कहानी है, सब कुछ वही है। देखो इस बात पे बुरा कोई नहीं मानेगा, वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है ना। अच्छा अब गौर समझिएगा, क्या आप इस बात पे बुरा मानोगे कि ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, अब सॉल्यूशन की जो लाइन जाएगी इसके नीचे की जाएगी कि ऊपर की जाएगी, नीचे से जाएगी, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर है, तो ये कंफर्म है, तो बस खेल खत्म हो गया। अब देखो सॉल्यूशन की लाइन हम बना देते हैं, तो अब सॉल्यूशन की लाइन ऐसे जाएगी, तो हमने भाई चालू किया, आ जाओ, कहीं कट कर गई, कर गई, तो पहले इसको लिख देता हूं जैसे कंफ्यूजन ना है। ये सॉल्यूशन की लाइन है ना, और ये ऐसे जा रहा है, क्लियर। अच्छा जहां कट किया वहां क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो गए। ये सॉलिड की लाइन थी ना व्हाइट वाली, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो गए, और जहां बराबर हो गए वहां कौन, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आ गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों भाई, इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में होती है आपको पता है, हमारी इक्विलिब्रियम है लिक्विड, एक मिनट ऐसे लिखता हूं, हाँ जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में किसके बीच में, सॉल्वेंट लिक्विड और सॉलिड सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूट से पहले ही से जमा हुआ है, सॉल्यूट आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिया है तो वो पहले से जमा हुआ है, वो क्यों जमेगा, जो लिक्विड है वो जमेगा ना। तो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो देखो यहां पर वही हुआ है, उन्हीं के वेपर प्रेशर इक्वल किए गए।
अब आप देखो ये 0,0 है, तो यार वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो इतना है, सॉरी टेम्परेचर, तुम इधर आओ यार, सोल्यूशन का टेम्परेचर इतना है फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्वेंट का टेम्परेचर इतना है कि नहीं? सॉल्वेंट सोल्यूशन का इतना है, सॉल्वेंट का इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है कि नहीं? तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, और ये डिक्रीज कितना हुआ है? इसको नाम दे दिया डेल्टा टीएफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार फ्रीजिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वो क्या हो गया है? कम हो गया है। चेक करो, वैल्यू इतनी है ना। अब किसी ने कहा कितना कम हो गया है, तो मैंने कहा भाई इतना कम हो गया है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए डेल्टा टीएफ, किसी का भी डिफरेंस निकालना है तो मैंने किया फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमारा डेल्टा टीएफ क्या आएगा? ये कम हो रहा है तो हमारा डेल्टा टीएफ हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि वाटर जीरो है। ऐसा नहीं कि हमेशा निगेटिव है, निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वाटर जीरो है। तो वाटर जीरो है तो ये क्या है? निगेटिव आएगा, क्योंकि जीरो से कम ही आएगा हमेशा, और जीरो से कम वैल्यू को निगेटिव लिखते हो। तो बस आपको दो चीजें याद रखनी है, आप चाहे सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन करो या सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करो, दोनों निकाल क्या रहा है? डिफरेंस ही निकालना है, दोनों डिफरेंस निकालना है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू यदि निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? देखो ये हमारी वैल्यू जीरो से कम जाएगी, तो इसका मतलब यदि ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये कम है ना? क्योंकि ये कम है, क्योंकि ये पास्ट सोल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। तो किसके सामने का साइन आता है? जो बड़ा होता है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? तो किसके सामने का साइन आया? यदि डेल्टा टीएफ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन है? यही तो बड़ा हुआ ना। नहीं बताओ क्या दिक्कत है? ये समझ पा रहे हो? तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसका साइन हमेशा निगेटिव आएगा डेल्टा टीएफ का हमारा। क्यों? क्योंकि हमारी ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। अब आप जब ऐसे लिख दोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैं निगेटिव क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि तुम यहां कुछ लिखते हो, यहां कुछ दिखाओगे तो बुरा नहीं लगेगा। यहां कह रहे हो कम होगा और यहां उसकी वैल्यू पॉजिटिव दिखाओगे डिफरेंस की, तो डिफरेंस यदि पॉजिटिव दिख रहा है तो लगेगा कि बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, डेल्टा टीएफ के बगल में निगेटिव है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, है ना? तो मैं जो लिख रहा हूं उसी को डेल्टा टीएफ, कहीं कहीं लिखा है, बुकों में भी लिखा है कि सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, है ना? मैंने सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट किया है। क्यों किया है? उसके पीछे की भाई लैंग्वेज और वैल्यू में डिफरेंस ना है। नहीं तो कोई बच्चा यहाँ लैंग्वेज कुछ लिख रहा है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो उसने जरा सा भी सोचा तो कहेगा ये क्या फर्जी बना है, वो कह रहा है डिक्रीज हो रहा है और यहाँ वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस जो है निगेटिव आना चाहिए ना। क्योंकि इन जनरल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इन जनरल डिफरेंस क्या है? किसी भी चीज का डिफरेंस क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तुम्हारे पास 2,000 रुपए थे, तुमने 500 रुपए खर्च कर दिए, अब कैसे डिफरेंस निकालते हो? 2,000 माइनस 1,500 करते हो ना, ऐसा थोड़ी करते हो कि हाँ 1,500 माइनस 2,000। तो इन जनरल हमेशा यही है, तो वही यहां करना है। तो अच्छा देखो, यहां तक की बात चिपक गई। अब यहां जो मेन पॉइंट है जिस पर आपको फोकस रखना है वो क्या है? डिफरेंस है, ये आया वैल्यू। हमारा डेल्टा टीएफ हमेशा कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं डेल्टा टीएफ हमारा हमेशा निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्पर्सन है, मतलब डिक्रीज हुआ है। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? कि डिक्रीज हुआ है।
अब जरा गौर से बात समझना जो मैं लिखने जा रहा हूं। आपने यहां पर जो लिखा है, देखना यहां पे आपने क्या लिखा है, डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे आओ, देखो यदि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बढ़ रही है, ठीक है, यदि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कम हो रहा होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है ना, है कि नहीं। तो यदि निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा होगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको इससे ना समझ पाओ तो इससे समझ लो, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो लाइन कहां से जाएगी, और नीचे से। भाई कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वेपर प्रेशर और कम हो गया, वेपर प्रेशर और कम हो गया तो लाइन और नीचे से जाएगी, लाइन ऐसे गई और आगे कट करेगी, तो अब यहां आया तो वैल्यू और कम हो गई, डिफरेंस और बढ़ गया, मगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और कम हो गया, डिफरेंस और बढ़ गया। तो डिफरेंस बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम हो रहा है। डिफरेंस इतना है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इतना है, डिफरेंस इतना हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इतना हो गया। तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ग्राफ में आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो, राइट साइड नहीं जा रहे हो। जीरो जीरो तो होता ही है, वाटर का ग्राफ ही जीरो से चालू होता है, उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है, उसका मतलब ये 0,0 है वाटर के केस में, है ना, ये निगेटिव वैल्यू है। यदि सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है, इसका मतलब वाटर के केस में ये 0,0 है, ये सारा निगेटिव वैल्यू है। इन जनरल तो किसी का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो से ऊपर भी हो सकता है, वाटर का जीरो होता है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ जीरो पे ही जमेगा, है ना। हाँ, तो जैसे ही वाटर का लिखेंगे तो ये 0,0 हो गया, जैसे आप लोगों ने ग्राफ बनाए हैं तो ये 0,0 हो गए, ये सारा निगेटिव हो गया। भाई 0,0 से लेफ्ट वाला क्या है, निगेटिव, तो यदि ये 0,0 हो गया तो ये सब निगेटिव हो गया, है ना। तो देखो यहां बात ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूं कि ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अगले पेज पे मैंने छापा कि डेल्टा टीएफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा टीएफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो रहा होगा। ये देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो ये कांस्टेंट है, तो यदि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब ये कम हो रहा है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डेल्टा टीएफ कब बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा किया तो ग्राफ नीचे से जा रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा किया तो ग्राफ नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो यहां कम कर रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, देखो डेविएशन उतना ज्यादा आएगा। डेविएशन ये हो गया ना, आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वेपर प्रेशर और नीचे जाएगा, यहां कहीं कट करेगा, तो डेविएशन इतना बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता चला जाएगा, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब हम साफ साफ लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने लिखा डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम, हाँ सेम। अब जरा देखो इस जगह पे मैं एक और चीज लिख देता हूं, वैसे मैं इसका कंपेयर अभी एक बार और लिखूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा और डेविएशन उतना ज्यादा होगा। तो जरा ध्यान रखना, जब भी कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, डेविएशन पूछ रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, उल्टा रिलेशन है, सेम रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब ये के एफ क्या है, तो के एफ बिल्कुल डिट्टो सेम है,
जो वहां पे था वही यहाँ पे है। क्या है? डिस्पर्सन कांस्टेंट है। किसके लिए आया है? सिर्फ सॉल्वेंट के लिए आया। इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक। वाई होता है। ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट नेचर। ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट नेचर। आप यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो वो भी लिख सकते हो, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। बस मैं नहीं लिखता हूं, ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट नेचर। ठीक है? जैसे सिमेट्री चले, एक जैसा चले, कि जो लैंग्वेज में कह रहा है वही वैल्यू में भी कहे। तो देखो जरा, हम लोगों ने बातें की फ्रीजिंग पॉइंट से। जरा थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि खत्म हुआ। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, है कि नहीं? अच्छा, फिर आगे आए, जब मैंने उसमें नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या हुआ? वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया। पहले वैल्यू इतनी थी, अब वैल्यू इतनी है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू डिक्रीज कर गई। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। किसी ने कहा कितना डिक्रीज करता है? तो मैंने कहा डेल्टा टीएफ डिक्रीज करता है। किसी ने कहा डेल्टा टीएफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? तो हमने कहा जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा। डेल्टा टीएफ डेविएशन है ना, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, सॉरी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है? डेल्टा टीएफ की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जा रही है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ने का मतलब है डिक्रीज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू फिक्स है, जीरो तो फिक्स है, अब जीरो से नीचे चलता चला जा रहा है। इसी ने कहा कि भाई फार्मूला क्या होगा, तो हम लोगों ने एक फार्मूला निकाल दिया। फिर केएफ के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि हाँ वो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो दोनों हेडिंग में अभी कोई भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किया है। आपको भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि ये सारे फार्मूले कुछ स्पेसिफिक केस पे वैलिड है। हम जो पढ़ाएंगे डायरेक्ट जर्नल का पढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में फीड होगा कि हमेशा ये फार्मूला पुट करना है, ये करना ही नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो फार्मूले हैं ये कुछ स्पेसिफिक केस पे लग रहे हैं। इसका मतलब ये थ्योरी में कहीं ना कहीं सारी थ्योरी में एरर चल रहा है, तो आगे चल के अभी वो एरर बताएंगे, उसी को कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो वहीं पे एरर आएगा। इतनी बात क्लियर है? छप गया है? छाप लो। हाँ, रुक जाओ 1 मिनट बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ लो। ये वाला कह रहे हो ना? अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, तो फिर ये ठीक है। भाई जो ये दोनों लिखे वही तो ये लिखा है, सही है ना? ठीक है, अब छपो। यहां से पहला पेज हो गया, दूसरा छप। अब देखो, हाँ हाँ, पूछो पूछो। कौन सा? ये? हाँ, देखो जब सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट लिखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिफरेंस तो दोनों में से चाहे जिससे निकाल लो, ये और ये करोगे तो भी डिफरेंस आएगा, ये माइनस ये करोगे तो भी डिफरेंस आएगा। उन्होंने इस डिफरेंस की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए ये माइनस ये किया है ना, कि सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन कर दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए उन्होंने ये कर रखा है। मैंने जो किया है उसको मैंने यहां डिफाइन भी कर दिया है कि भाई ये हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने ये कर रखा है।
ठीक है, बुक में क्या किया गया है, इसको सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन कर दिया, तो उनका डेल्टा टीएफ हमेशा पॉजिटिव है। अब जब डेल्टा टीएफ पॉजिटिव है तो एक डिफिनीशन में तुमने किया सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, एक में किया सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, इसका मतलब तुम अपने हिसाब से हर बार चेंज कर रहे हो, तो फिर साइंस कहां रही, वो तो हिस्ट्री टाइप की हो गई ना। तो इस वजह से मैंने पूरा एक ही रूल लगाया है हर जगह पे, हमारा निगेटिव आएगा। हाँ, अभी जब मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं मॉड लगा दिया करूंगा, अपना काम चल जाएगा, तो आगे बता दूंगा मैं, टेंशन न लो। बैक छापो। हाँ हाँ हाँ, डिप्रेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो सेम है। अच्छा देखो, एक मिनट, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा अभी, कोई भी बच्चा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके क्वेश्चन नहीं करेगा, अभी पढ़ाया नहीं है, राउंड्स के सारे कर लो। डिप्रेशन, इसके क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं, तो आप में से भी कोई क्वेश्चन न करना, ये आधा अधूरा पढ़ा हुआ है, कर नहीं पाए। कम होना, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना। हाँ, टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, और फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह का टेम्परेचर है, मगर वो स्पेसिफिक कंडीशन का टेम्परेचर है, जब दोनों बराबर होते हैं। तो ये कोई भी बच्चा किसी तरह का क्वेश्चन नहीं करेगा। क्या हुआ? हाँ, अरे वो तुम्हें जितना पढ़ाया उतने से करो, आइडियल नॉन आइडियल अभी पढ़ाया कहाँ है? आइडियल नॉन आइडियल अभी पढ़ाया? पढ़ाएंगे। हाँ, तुम टेंशन न लो, सब पढ़ा देंगे, मगर पढ़ाने का ऑर्डर हमारा रहेगा। हाँ,